औसत निकालने के दो तरीके आप लोगों को समझाया था। पहला तरीका क्या था औसत का? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। पहला तरीका ये निकाले थे अपन, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये पहला तरीका बताया था औसत निकालने का। आपको सभी परिमाणों का योग ऊपर में करना है और नीचे में परिमाणों की संख्या। ये पहला तरीका था औसत निकालने का, हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, ये बताया था। दूसरा तरीका आपने क्या देखा था औसत निकालने का? दूसरा तरीका आपने ये देखा था औसत निकालने का, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, ये दूसरा तरीका था। लेकिन इसके लिए कंडीशन थी कि पद जो है ये हमेशा समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, तभी आप ये वाले तरीके को अप्लाई कर पाएंगे। ये दो तरीके अभी तक बताया हूं, आज एक और तरीका देखेंगे। दो तरीके पे काम हुआ है अभी तक। देखिए ये दो तरीके आप लोगों को बताया था कल। पहला तरीका ये था औसत निकालने का, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, हर जगह पे एप्लीकेबल है, किसी भी प्रकार का डेटा आएगा आप ये वाला फॉर्मूला औसत का लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, ये तभी अप्लाई करेंगे जब पद समांतर श्रेणी में होंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया था ये समझाया था। ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ये भी बताया था। जैसे एग्जांपल के लिए 5, 8, 11, 14, 17 ये कोई श्रेणी में लिख दिया, जैसे 2, 7, 12, 17 ये कोई श्रेणी में लिख दिया। पहचान कैसे करेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है? तो मैंने कल समझाया था आप लोगों को कि आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे। ऐसा ही याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके समांतर श्रेणी जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी काम आएगा। ये आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करिएगा, अगर ये अंतर समान आता है, अगर ये अंतर समान आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। जैसे 8 में 5 को माइनस करिए 3 आएगा, 11 में 8 को माइनस करिए 3 आएगा, 14 में 11 को माइनस करिए 3 आएगा, 17 में 14 को माइनस करिए 3 आएगा। तो अंतर समान है, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए अंतर 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, इसका मतलब ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी। तो समांतर श्रेणी में अगर कोई श्रेणी आपको दिखाई देती है, अगर आपने पहचान लिया कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो औसत डायरेक्ट आप निकालना, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, सीधे सीधे आएगा। जैसे कल आपने एग्जांपल देखा था एक, ये 3 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, कल आपने ये देखा था 3 के प्रथम 5 गुणज, इनका औसत निकालना था मेरे को। तो ये वाला तरीका जो है ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। जोड़ेंगे तो आएगा 45, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा।
लेकिन आपने देखा कि डेटा समांतर श्रेणी में है। ये देखो 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3, 12 में 9 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाएंगे 3, मतलब ये डेटा समांतर श्रेणी में है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे औसत निकाल सकते थे। प्रथम पद 3, अंतिम पद 15, दोनों को जोड़े 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 9 आ जाएगा। कहां से आया था ये फॉर्मूला, ये भी समझाया था कल। समांतर श्रेणी के फॉर्मूले लिखा था, ये फॉर्मूला कहां से बना है ये भी समझाया था। और ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि औसत निकालते कैसे हैं, जितने भी परिमाण हैं सभी को जोड़ते हैं, डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या करते हैं तो औसत आपको मिलता है। इसी को सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या भी बोल देते हैं आप। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या सम ऑफ ऑल दी टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। औसत की परिभाषा कल बता रहा था मैं आप लोगों को, क्योंकि आगे जाके औसत की परिभाषा पे ही काम चलेगा। तो कल औसत की पूरी परिभाषा पे काम किए थे अपन। क्या होता है एक्चुअल में औसत, ये आपने समझा था कि औसत एक्चुअल में क्या होता है। तो वहां से आपने एक पॉइंट निकाला था कि बराबर वाला हिस्सा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं औसत। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने कल सीखा था कि औसत बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, बराबर वाला हिस्सा। आगे चल के तो परिभाषा पे बहुत सारा काम करना है, अभी तो अपन फॉर्मूलों पर काम कर रहे हैं। तो एक ये फॉर्मूला अपन ने देखा था और एक ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। तो जब भी पद आपको समांतर श्रेणी में दिखाई देंगे, जब भी पद आपको समांतर श्रेणी में दिखाई देंगे, डायरेक्ट आप औसत इस फॉर्मूले से निकालेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देना, डायरेक्ट आपको औसत मिलेगा। एक और तरीका आज देखेंगे, इतना कल पढ़ा दिया था। जो नए बच्चे कल से आ रहे हैं, मैंने बोला था कि संख्या वाला पोर्शन, संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, उनपे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा वी बॉड मास का पूरा कैलकुलेशन, ये मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि पुराने जो बच्चे हैं उनका ये पोर्शन हो गया था, तो ये वाला पोर्शन मैंने स्किप कर दिया था। ये वाला पोर्शन जो कल से नए बच्चे आ रहे हैं उनको बाद में कराऊंगा मैं। संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं और उसमें प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। तो ये वाला सेक्शन मैंने छोड़ दिया था। और वी बॉड मास ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है पूरा। ये जो नंबर्स आप पढ़ेंगे उन्हीं में कैलकुलेशन करते हैं आप, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट पुराने बच्चों का हो गया था, तो मैंने ये दोनों पार्ट स्किप किया था। औसत से मैंने काम चालू किया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करेंगे वर्ग 2 वालों की, गणित विषय वालों की, तो अभी कोई सिलेबस क्लियर तो हुआ नहीं है। अपन अभी जो पढ़ रहे हैं ये अंक गणित का सेक्शन है, अंक गणित का, जो कि गारंटीड रहेगा ही। दूसरे सेक्शन पे भी काम नहीं करवा रहा हूं क्योंकि पता ही नहीं है कि बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, अभी क्लियर नहीं है। इसीलिए जो एकदम गारंटीड आएगा अंक गणित वाला सेक्शन जो है, उसमें अंक गणित, ये ऐसा एक सेक्शन है, टोटल 7 सेक्शन है, उसमें अंक गणित वाला सेक्शन जो है उसमें नंबर्स के बारे में जानकारी ये पढ़ा चुका हूं, वी बॉड मास ये पूरा कैलकुलेशन बता चुका हूं। ये दोनों तो सीखना ही होता है। इसके बाद जो चैप्टर्स गारंटीड आएंगे उसमें औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, समय दूरी है, समय कार्य है, तो उन्हीं चैप्टर को पहले डील करवा रहा हूं। गारंटीड ये चैप्टर तो आएंगे ही, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य, ये चैप्टर तो गारंटीड आएंगे अंक गणित में। और आने वाले दिनों में सिलेबस एकदम क्लियर हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर अपन देखेंगे जो नया नया टॉपिक ऐड करेगा उनको भी डील करेंगे। फिर इतना पढ़ाया था कल, याद है पूरा? इसमें क्वेश्चंस करने हैं अपन को। आज एक और तरीका देखेंगे औसत निकालने का, माध्यिका को रिलेट करेंगे अपन, माध्यिका, मीडियन समझाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा काम। मैंने बोला था औसत का चैप्टर 2 सेक्शन में चलता है, 2 सेक्शन में। पहले सेक्शन में लगभग 30% कवरेज होता है और दूसरे सेक्शन में लगभग 70% कवरेज होता है। और दूसरे सेक्शन में पूरा पूरा परिभाषा पे काम चलता है। जो कल परिभाषा समझा रहा था पूरा काम परिभाषा पे चलता है। और पहले सेक्शन में जनरली ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अभी पहले सेक्शन पे ही काम कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चंस कल कराया था, सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चंस थे कल। पहले वाले सेक्शन में आपको करना क्या है, परिमाण लिखने होते हैं और उनके बाद उन परिमाणों का औसत आपको निकालना होता है। परिमाण आप लिखिए, उनके बाद उन परिमाणों का औसत निकालिए।
डेटा अगर समांतर श्रेणी में आपको दिखाई देता है, सीधे आप औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। ये फॉर्मूला कहां से आया? जो कल आए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो कल नहीं आए थे अभी फिलहाल बस याद रखिए कि पद अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, पद अगर समांतर श्रेणी में है तो आप सीधे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसा कि मैं यहां पे बता रहा था, ये पद समांतर श्रेणी में है तो सीधे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, आपको डायरेक्ट औसत मिल जाएगा। इतना सब काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बनेगा यहां तक? चलो इसके आगे देखो। फिर देखो कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अभी प्रश्नों में कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो पढ़े हैं उनको आता होगा, जो नहीं पढ़े हैं फटाफट देख लो। कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो नंबर है यह है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। शुरू में ही इसको पढ़ाता हूं, लेकिन कल से जो आए हैं वो नहीं पढ़े हैं तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ये नंबर्स। तीसरा है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। देखिए अभी फिलहाल बस इतना याद रखिए, 1 से स्टार्ट करिए तो ये संख्याएं कहलाएंगी प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिला लीजिए तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाके नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्णांक। अभी फिलहाल इतना याद रखिए। इनकी पूरी परिभाषा, एक एक चीज, सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं वो शुरुआत में करवाया हूं। तो जो कल से ज्वाइन किए हैं क्लास को वो अभी फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूरे गणित में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखिएगा, एकदम सिंपल है याद करने का तरीका। 1 से स्टार्ट करिए, संख्याएं हो जाएंगी प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिला लीजिए तो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाइए नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए तो संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इसके अलावा प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग जाएगा, प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग जाएगा इसको क्या बोलेंगे? सम। और जो 2 से भाग नहीं जाएगा इसको क्या बोलेंगे? विषम। ये भी याद रखिएगा, ये सब लिखवा चुका हूं बेसिक में। मैंने बोला था जिन बातों की आवश्यकता पड़ेगी वो साथ साथ बताते चलूंगा। ये नंबर्स नोट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए। ये पांचों नंबर्स को नोट कर लीजिए, याद रहेगा। 1 से स्टार्ट करिए प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिलाइए पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाके नेगेटिव नंबर्स को मिला लीजिए, संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं के 2 पार्ट करेंगे आप। प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग जाएगा इसको बोलेंगे सम, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा इसको बोलेंगे आप विषम। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या बोलूंगा तो 1, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2, सबसे छोटी या पहली विषम संख्या 1। सबसे छोटी या पहली पूर्णांक संख्या नहीं बता सकते, होती ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वो समझ आ रहा है? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, अस्तित्व में ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वो। नोट कर लिए इसको। चलो क्वेश्चन लिखो। अब ये 2 तरीके पढ़े हैं अभी तक, एक देखना तरीका नया आएगा अभी। कुछ क्वेश्चंस लिखिए, लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 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 Find the average of first 40 natural numbers. Find the average of first 40 natural numbers. प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत। 2 तरीके हैं औसत निकालने के। समांतर श्रेणी में डेटा दिखेगा, सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करिए। ऑनलाइन वाले फटाफट कमेंट करिए कितना रहे? 20.5। ठीक, फटाफट बनाइए। पिछले बार के टेट में सेम ऐसा एक प्रश्न दिया था व्यापम ने। अभी फिलहाल ये 2 तरीके हैं, देखना अभी माध्यिका से रिलेट करेंगे अपन इसको। एक बहुत सिंपल सा तरीका निकल के आएगा, फिर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, 10-10, 15-15 सेकंड के प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी इंपॉर्टेंट है।
सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था पिछले बार के टेट में 2024 में जो हुआ था। 20.5 आ रहा है, सभी का आ रहा है ना। फिलहाल ये दो तरीके याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, पद समांतर श्रेणी में होने चाहिए। देखिए, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो ये पहला पैटर्न चल रहा है, इसमें आपको परिमाण लिखने हैं, उनके बाद उनका औसत निकालिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं को लिखिए, ये परिमाण हो गए, ये देखिए प्रथम 40 मतलब शुरुआत की 40 प्राकृत संख्याएं, ये परिमाण हैं, इन्हीं को मैं परिमाण या पद बोल रहा हूं, ये परिमाण है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याएं। अब इनका औसत निकालना है तो आपके पास दो चॉइस है अभी, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। पद समांतर श्रेणी में है क्या? बिल्कुल है, आगे वाले से पीछे वाले को घटाइए, अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब पद समांतर श्रेणी में है, तो सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 41 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 20.5। 41 का आधा 20.5 हो जाएगा। भाग कैसे देना है कल बताया था, ये गलती मत करना, 2 दूनी 4, ये 1 नीचे आएगा तो ये शेषफल नहीं है, ऊपर से नीचे कोई अंक अगर आ रहा है तो वो शेषफल नहीं होता, कल भी बताया था। 2 से 1 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 0 बार। ये वाला 1 शेषफल है, दशमलव का 0, 2 पंचे 10, या सीधे बोलो व्यवहारिक चीज है, 41 का आधा कितना हो जाएगा? 20.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, पिछले बार का टेट का पूछा गया था, वर्ग 2 में, सिंपल सा था, लिखेंगे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, यह प्रश्न था। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य का मतलब औसत ही होता है, ठीक, ये पिछले बार के टेट में पूछा गया था। माध्य बोले या औसत बोले एक ही बात है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, आ गया? पिछले साल टेट में पूछा था, सिंपल सा प्रश्न था, सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है। माध्य बोले या औसत बोले बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी पढ़ते हैं तो वहां पे माध्य बोल देते हैं, और अंक गणित पढ़ते हैं तो वहां पे औसत बोल देते हैं अपन, इसको दोनों चीज एक ही है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य मतलब औसत ही पूछा है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 50। पहली प्राकृत संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, तो 50वीं 50 होगी। समांतर श्रेणी में डेटा दिखेगा तो आपके पास चॉइस है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 51 का आधा कितना हो जाएगा? 25.5। अगला क्वेश्चन लिखिए, सिंपल से क्वेश्चन सही है, फर्स्ट वेराइटी पूरा सिंपल है, सेकंड वेराइटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। लिखेंगे प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। बनाएंगे सभी लोग, 12, 12.5, 13 सब है ऑप्शन में, ऑनलाइन वाले आंसर देते जाओ आप लोग। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। कितना आ रहा है? छोटी छोटी गलतियां हैं, ये सब मत करना यार, अभी तो छोटी छोटी गलतियां हैं। पहली पूर्ण संख्या 0 है तो 25वीं पूर्ण संख्या 24 होगी, समझ आ रहा है? छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये सब ध्यान रखिएगा, जहां पे नंबर मिलना चाहिए वहां पे नेगेटिव हो जाता है फिर, इसीलिए सारे वैरायटी के प्रश्नों को करवा रहा हूं।
सारे वैरायटी के प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जहां पे नंबर मिलना चाहिए वहां पे नेगेटिव होके आता है। फिर प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं की बात किया है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। पहली पूर्ण संख्या 0 है। दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? 1। तीसरी पूर्ण संख्या 2। चौथी पूर्ण संख्या 3। तो 25वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 24। ये परिमाण है, ये परिमाण है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, पहली पूर्ण संख्या 0, तो 25वीं पूर्ण संख्या 24। समांतर श्रेणी में डेटा फिर से दिखाई दे रहा है। सीधे आप क्या बोलो? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 24 बटा 2 कितना आ जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन लिखो, फटाफट खत्म करो इनको। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100। 1 से 100 तक आ गया, कितना निकाले? 51। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक और प्रश्न बोल रहा हूं मैं, 1 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100 इन बिटवीन 1 एंड 100। दोनों में फर्क है। इंग्लिश में इसको बोल रहा हूं मैं फ्रॉम 1 अप टू 100, और यहां पर बोल रहा हूं मैं इन बिटवीन 1 एंड 100। समझ आ रहा है? 1 से 100 तक बोलने में 1 और 100 दोनों शामिल हो सकते हैं। 1 और 100 के बीच बोलने में ना तो 1 शामिल होगा ना ही 100। 1 से 100 तक बोलने में 1 भी शामिल हो सकता है, 100 भी शामिल हो सकता है। चूंकि बात यहां सम संख्याओं की थी, इसीलिए 1 शामिल नहीं हुआ। पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में 100। चूंकि सम संख्या है तो 100 शामिल हो गया। 1 और 100 के बीच बोलने का मतलब ना तो 1 शामिल होगा और ना ही 100 शामिल होगा। समझ आ रहा है? यहां पे भी गलतियां होती हैं तो ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक फ्रॉम 1 अप टू 100, तो 1 और 100 दोनों शामिल हो सकते हैं। 1 शामिल नहीं हुआ क्योंकि 1 सम संख्या था ही नहीं। 100 शामिल हो गया क्योंकि 100 सम संख्या था। 1 और 100 के बीच बोलने का मतलब ना तो 1 शामिल होगा और ना ही 100। तो यहां पर परिमाण ऐसे हैं, चूंकि समांतर श्रेणी में है तो औसत निकाल दीजिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 102 बटा 2 कितना आ जाएगा? 51। यहां पे औसत निकाल दीजिए। समांतर श्रेणी में है तो औसत क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 100 बटा 2। यहां पे औसत क्या आएगा? 50। छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बन जाएगा? कर पाएंगे यहां तक? सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं, बहुत सिंपल हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं अभी, जैसे पेपर हुआ था, ये नगर सैनिक वाला पेपर हुआ था एक, वहां पर पूछा था प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। समझ आ रहा है? 1, 3, 5, 7, 9। 1 और 9 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा। तो इस वैरायटी के प्रश्न आए हैं। टेट में ये प्रश्न आया था, ये देखिए जो करवा रहा था मैं, ये टेट में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। टेट का जो एग्जाम हुआ था जून में। तो अभी तक आपके पास औसत निकालने के 2 तरीके हैं। अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं।
जानकारी थोड़ी बढ़ाएंगे। अब औसत निकालने के दो तरीके बताया था मैं। ये वाला तरीका याद है ना, कहां से आया था ये तरीका याद है ना? समांतर श्रेणी के n पदों का योग याद आ रहा है? ये सब बताया था कल। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का एक फॉर्मूला ये था, एक और फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये दो फॉर्मूले कल बता रहा था समांतर श्रेणी के n पदों के योग के। ये दो फॉर्मूले थे, ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए। अब ये n पदों का योग था, समीशन ऑफ n टर्म्स था। ये n पदों का योग था जहां पे n पदों की संख्या a प्रथम पद और l लास्ट पद। अब ये n पदों का योग था। अगर मैं औसत का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो ये n परिमाणों का योग था। इसको अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो औसत मिल जाएगा। n से n कैंसिल होगा, a प्लस l/2। उसी को मैंने लिख दिया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो समांतर श्रेणी जब पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले अपन डेराइव करेंगे। तो अभी अगर आप लोगों को जानकारी होगी ये सब तो ठीक, नहीं होगी तो इसको याद कर लीजिए कि औसत का फॉर्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, लेकिन पद समांतर श्रेणी में होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे इसको। ये वाला हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, हर जगह पे, लेकिन ये वाला पद समांतर श्रेणी में होंगे तो ही अप्लाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल आपने देखे, ये देखिए प्रथम 40 प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। इसके बाद देख सकते हैं प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, ये भी समांतर श्रेणी में है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। इसके बाद आपने देखा 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं, ये देखिए समांतर श्रेणी में है, यहां पे भी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 1 और 100 के बीच बोला तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 बनेगा यहां तक। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना यार। जैसे मान लो यहां पर मैं बोलूं कि राम बैठा है, यहां पर ए बैठा है, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर श्याम। अगर मैं आपको बोलूं राम और श्याम के बीच कितने लोग बैठे हैं तो आप उत्तर क्या देंगे? 3। राम और श्याम के बीच कितने लोग हैं? 3। राम से लेकर श्याम तक कितने लोग हैं? 5। वही चीज हो रहा है, राम से श्याम तक बोलूं तो आप देख सकते हैं कितने लोग हैं? 5। राम और श्याम दोनों काउंट हो जाएंगे, लेकिन राम और श्याम के बीच बोलूंगा तो ना तो राम काउंट होगा ना तो श्याम। कितने? 3। वही चीज हो रहा है, वही चीज हो रहा है। 1 से 100 तक बोला तो 1 और 100 दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक सम संख्या नहीं था तो इसको मैं शामिल नहीं किया। 2 से चालू किया, 100 शामिल हो गया। 1 और 100 के बीच बोला तो इन दोनों को शामिल करना ही नहीं है, चाहे ये सम हो ना हो, मेरे को मतलब ही नहीं है इनसे। ये हो गए परिमाण। बनेगा? यहां तक देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक माध्यिका का कंसेप्ट बता रहा हूं जहां से कुछ बातें और सीखने को मिलेंगी। वर्ग 1 में मैथ्स का आएगा कि नहीं आएगा वो सब कुछ नहीं पता है भाई। ऑनलाइन में जो पूछ रहे हो वेट करते रहो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आ रहा है क्या वर्ग 1 मैथ्स? आएगा? कंफर्म जानकारी है कि आपको आएगा? क्या आप एलिजिबल हो इसीलिए लग रहा आएगा? वर्ग 2 में तो मैथ्स आएगा ही, कंफर्म है उसका। तो वर्ग 2 में तो आएगा ही। वर्ग 1 का तो अभी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा मामला मैथ्स को लेकर के, वर्ग 2 का साइंस को लेकर के मामला ऊपर नीचे है। तो वर्ग 1 का मैथ्स को लेकर के मामला थोड़ा ऊपर नीचे है और वर्ग 2 का साइंस को लेकर के। तो ये जानकारी मेरे पास तो क्लियर नहीं है, ना मैं बोल रहा हूं कि आएगा ना मैं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा। आप सोच लो आपको क्या करना है। अब कोचिंग वाले बोलते हैं आएगा नहीं आएगा, वो अपने उद्देश्य से बोल रहे होंगे आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, ना मैं आपको बोलूंगा कि साइंस का पद आ रहा है वर्ग 2 में, ना मैं आपको ये बोलूंगा कि वर्ग 1 में मैथ्स का पद आ रहा है। वर्ग 2 में मैथ्स का आ रहा है लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ वर्ग 2 में तो मैथ्स का आएगा। वर्ग 1 का मैथ्स का मेरे को नहीं पता, ये ऊपर नीचे हो गया मामला थोड़ा। और
हाँ, वर्ग 1 में डाउट है मैथ्स का आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला हो गया। अभी रिसेंट में जो जानकारी आई उसमें हटा दिया था, अभी जो लास्ट जानकारी आई है उसमें हटा दिया था। अब जानकारी भी क्या है समझी में नहीं आता है, वो एग्जैक्ट जानकारी तो किसी के पास है नहीं, ना आप लोगों के पास ना कोचिंग वालों के पास। समझ आ रहा है, जो जानकारी है वो ओपन है, थोड़ी मोड़ी जानकारी थोड़ी वायरल हुई है, रोस्टर जारी हुआ था उसको देख करके लोग बोल रहे हैं कि साइंस के पद नहीं है मैथ्स के हैं। और जब पुराना ऑफिशियल जो जारी हुआ था वहां पे तो वर्ग 1 में मैथ्स के भी पद थे, वर्ग 2 में साइंस के भी थे। तो कुछ क्लियर है नहीं कि पद क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तैयारी करिए, अब आएगा कि नहीं आएगा वो मेरे को नहीं पता है, मैं तो नहीं बोलूंगा। कहीं कल के दिन आप मेरे बातों को ही पकड़ के बोले कि आपके चक्कर में हम क्लास कर दिए, कि आपके चक्कर में हम क्लास नहीं किए, फिर आप लोगों को कौन सा, तो उस समय तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, क्या रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस समय आया था, क्या रहा है यार। इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आएगा कि नहीं आएगा। कोचिंग वालों से पूछो जो इतने कोचिंग वाले और हैं। थंबनेल ऐसा डाल देते हैं कि मैथ्स का पद आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद जब देखोगे वीडियो खोल के तो बोलते हैं कि कंफर्म नहीं है, हम भी पता कर रहे हैं। ऐसे थंबनेल रहते हैं, देखना ना, साइंस के पद आएंगे कि नहीं जाने इस वीडियो में, वीडियो खोले वही संशय बना हुआ है कि हम गए थे लेकिन कंफर्म जानकारी नहीं मिली है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब ऐसा चलता है। थंबनेल आप देखोगे तो लगेगा कि इस वीडियो को खोलेंगे, शिक्षक भर्ती का पूरा यही शिक्षा मंत्री हैं, इनको सब जानकारी पता है, लेकिन जैसे वीडियो को खोलते हो वही संशय बना हुआ है उनको भी। तो थंबनेल में ऐसा काहे लिखते हैं कि जाने इस वीडियो में, आधा तो यही चक्कर में बच्चे तैयारी किए छोड़े ऐसा चल रहा है। जैसे पहले बोलते थे कि वर्ग 1 में केमिस्ट्री का पद नहीं है, बोले, फिर बोले है, फिर बोले नहीं है, फिर बोले है। कुछ बच्चे क्या किए पहले कि वो वर्ग 2 का तैयारी कर रहे थे साइंस का, तो बोले कि नहीं आ रहा है पद, तो वर्ग 1 में शिफ्ट हो गए केमिस्ट्री वाले में। फिर बीच में भी आ गया था ना कि वर्ग 1 में केमिस्ट्री का पद नहीं है, तो फिर वो वर्ग 1 का तैयारी छोड़ के वर्ग 2 वाले में साइंस का आएगा बोले थे बीच में भी, तो साइंस में शिफ्ट हो गए वो। अब बोल रहे हैं कि साइंस का इसमें नहीं है। वही कुछ नहीं कंफर्म है क्या नहीं है, थोड़ा वेट और कर लीजिए, 3 साल तो वेट किए ही है। 1 महीना और सही, 1.5 महीना और सही, जो भी समय लेंगे, 3 साल तो वेट किए 2023 से लेके अभी तक, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अच्छा, शाम को क्लास लूंगा ना, ये जिनको करना है कर लीजिएगा, 3:30 से 5:30 लूंगा, जिनको भी करना है करिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन चालू करूंगा, और वर्ग 2 वालों को तो मैं बोल ही रहा हूं कि जितना पढ़ना है पढ़ो, जहां से जो ज्ञान मिले समेटते चलो, लिखते चलो, तभी निकलेगा इस बार वर्ग 2, वरना 70 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाएगी, बनेंगे ही नहीं आपसे। जब तक रटा नहीं जाएगा ना पूरा सिलेबस, एक एक क्वेश्चन रटा नहीं जाएंगे ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे 70 क्वेश्चन को। तो जिनको करना है करिएगा, ये रोटेशन में मेरा चलते रहता है, मैंने पहले भी बोला था कि ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन मेरा रोटेशन में चलता है, तो शाम को डेली चलेगा, अभी 3:30 से 5:30 डेली लाइब्रेरी वाले ब्रांच में चलेगा, ध्यान रखिएगा, शाम को 3:30 से 5:30। जिनको भी आना है आइए, ये रोटेशन में चलते ही रहता है मेरा, जिनको भी आना है आइए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्यामिति क्षेत्रमिति चालू करूंगा पूरा, इसमें लगभग 25 घंटा लगता है मेरे को, लगभग 25 घंटा, तो ये पूरा महीना जाएगा, पूरा महीना, ये पूरा महीना चलेगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास है, जिनको भी करना है करिए। मंडी सब इंस्पेक्टर वालों के लिए खास करके मैं चालू कर रहा हूं ये, क्योंकि मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। 20 प्रश्नों में 5 से 6 प्रश्न आएंगे ज्यामिति और क्षेत्रमिति वाले सेक्शन से मंडी सब इंस्पेक्टर में। और आप लोगों के सिलेबस में आप देखें, ज्यामिति के 10 और क्षेत्रमिति के 10, वर्ग 2 में टोटल 20 क्वेश्चन है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति के मिला के 20 क्वेश्चन है। और सबसे टफ जो टॉपिक लगता है बच्चों को वो यही लगता है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, समझ में सब आएगा। बिलासपुर वाले बच्चे भी 12 घंटा पढ़े थे, ये 3-4 महीना पहले पढ़ाया था, लाइन से पूरा ऐसा 12 घंटे बैठ के पढ़े थे पूरा ज्यामिति क्षेत्रमिति को एक ही दिन, और वो भी खाली क्लास में, मतलब मैं था भी नहीं उसमें। 2 क्लास तो ऐसा मैं था भी नहीं, केवल स्क्रीन पे बैठे हैं। एक क्लास में मैं था और 2 क्लास पूरा पैक था, जिसमें केवल स्क्रीन पे बैठ के देखे हैं। वो 12 घंटे लगातार पढ़े थे, वो 2 ब्रेक दिया था बस उनको, और समझ में पूरा आया था। समझाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए आप, समझ में सब आएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ये सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना आप RS अग्रवाल का बुक में पाएंगे, ना SD यादव, ना 9th 10th में, कहीं पे सिस्टमेटिक नहीं है ये।
सिस्टमेटिक कहीं पे लिखा ही नहीं है कि पहले ये पढ़ें फिर ये पढ़ें, लिंक कैसे करें। कहीं पे त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिख देता है। कहीं पे त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो √S ये वाला फॉर्मूला लिख देता है। कहीं पे चतुर्भुज का फॉर्मूला आयत में अलग हो जाता है, समचतुर्भुज में अलग हो जाता है, समांतर चतुर्भुज में अलग हो जाता है, पैरेललोग्राम में अलग हो जाता है। समझ आ रहा है? बहुत बहुत दिक्कत है। बुक में लिखा थोड़ी कारण कि विषम बाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला क्यों, समबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला क्यों, कारण थोड़ी लिखा है बुक में। तो बस लिख दिया कि विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये, ऐसा लिख दिया है। तो पूरा कारण के साथ बताऊंगा आपको। डेली चलेगा, ऐसा नहीं कि आज भर है, डेली चलेगा इस महीना। तो जिनको अटेंड करना है, ये लाइब्रेरी वाला ब्रांच जो है यहाँ पे चलेगा क्लास, शाम को 3:30 से 5:30 डेली आएंगे। तो डेली आना, ऐसा एक आध दिन आकर के मत जाना। समझ आ रहा? वैसे ही उसमें मतलब बच्चों का मारा मारी रहेगा बैठने का, तो आएंगे तो पूरे महीने भर आके अटेंड करना और खत्म कर लेना ज्यामिति क्षेत्रमिति को। वापस से तो पढ़ाऊंगा ही, फिर से रोटेशन में चालू होगा क्लास मंडी के बाद। तो ये रोटेशन में चलते ही रहता है मेरा क्लास। और वर्ग 2 वालों को तो मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना, तब वो 70 प्रश्नों का जो टास्क है आपका पूरा हो पाएगा 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में बोल रहा हूं, क्योंकि आधा घंटा आप OMR शीट और वो बचे हुए 30 क्वेश्चंस में देंगे। तो 150 प्रश्नों का मतलब ये 70 प्रश्नों का 1.5 घंटे में आपका टास्क पूरा करना है आपको। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में ये टास्क आपको पूरा करना है 70 प्रश्नों का, 70 प्रश्न गणित के। तो ये तभी हो पाएगा जब बार बार टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब ऐसा पढ़ लो कि याद हो जाए, पूरे फॉर्मूले, पूरे कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चंस एकदम याद हो जाएं। इतने बार पढ़ के बैठ जाओ, तब आपको समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। जिनको भी करना है कर लीजिएगा। ऑनलाइन तो रहेगा ही, यूट्यूब वगैरह में नहीं चलेगा भाई, ऐप में ही चलेगा। ये यूट्यूब में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरा एक एक पॉइंट। अब सिलेबस आ गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो वो अलग से कराऊंगा मैं। मुझे लग रहा है निर्देशांक ज्यामिति वगैरह ऐड कर सकता है इस बार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ऐड कर सकता है, लग रहा है मुझे। क्योंकि 10 प्रश्न का ज्यामिति है, 10 का क्षेत्रमिति है, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ सेक्शन ऐड करेगा वर्ग 2 में। जितना अभी फिलहाल आपके पास है उतना तो पढ़ के बैठो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, उसको अलग से पढ़ना है आपको। अभी आप देखेंगे ना, तो जो CGTET का स्ट्रक्चर है ना, उसमें ज्यामिति और क्षेत्रमिति का मिला करके 10 प्रश्न आता है। ज्यामिति और क्षेत्रमिति का मिला करके 10 प्रश्न आता है। लेकिन जो आपका भर्ती परीक्षा बोल रहा है ना वर्ग 2 का, उसमें ज्यामिति और क्षेत्रमिति का मिला करके 20 आएगा। तो अभी आपके पास जो स्ट्रक्चर, जो सिलेबस है, उसको देखो ना, 10 प्रश्न आते हैं। अभी CGTET का पेपर आप दिए होंगे पिछले साल का भी, इस साल का भी, पूरा उसमें जो सिलेबस लिखा है ज्यामिति और क्षेत्रमिति का, वहां से टोटल 10 प्रश्न आते हैं, टोटल 10। लेकिन पेपर में, भर्ती परीक्षा में 20 प्रश्नों की बात कर रहा है। तो जितना सिलेबस अभी आपके पास है उतना को तो पढ़ डालो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेगा, निर्देशांक ज्यामिति को ऐड करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, या कुछ कुछ पॉइंट्स और ऐड कर देगा मान लो, तो उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। तो ये जिनको भी करना है कर सकते हैं, नए बैच वाले हो, पुराने बैच वाले हो, मैटर नहीं करेगा। ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा, वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। बन जाएगा? यहां तक बढ़ूं आगे? चलो देखो इसके आगे, ध्यान से देखिए। अब एक टर्म आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इंग्लिश में बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बुक में एक पेज में पूरा भर भर के लिखा है, 10-10 सेकंड लगेगा आपको बनाने में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए ही अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए ही माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग किया जाता है। माध्य को ही औसत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, और इसको बोलते हैं मॉड। तो मैं बोल रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए ही माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने यह खड़ा होता है कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या। पहला प्रश्न तो मेरे सामने यह खड़ा हो रहा है कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है जिसके लिए आप माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो गया कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है जिसके लिए आप माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग कर रहे हैं।
तो पहले तो इसको समझो ये होता क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, एक सामान्य जानकारी समझो। जब बहुत सारे आंकड़े आपके सामने रहेंगे, बहुत सारे डेटा आपके सामने रहेंगे, तो एक ऐसा डेटा फाइंड करना, एक ऐसा डेटा फाइंड करना जिसके इर्द गिर्द, जिसके आसपास ये सारे आंकड़े घूमेंगे, उसी एक सिंगल डेटा को आप क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। समझ आ रहा है? एक सिंगल डेटा फाइंड करना, बहुत सारे आंकड़े आपके सामने हैं, बहुत सारे डेटा आपके सामने हैं, तो एक ऐसा डेटा फाइंड करना जिसके इर्द गिर्द, जिसके आसपास ये सारे डेटा रहेंगे, उसी एक सिंगल डेटा को अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी एक सिंगल डेटा को फाइंड करने के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग अपन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, मैं आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 एग्जाम्पल लूंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुलक पे भी चर्चा नहीं करेंगे अपन, माध्य और माध्यिका पे करेंगे बस। माध्य को ही औसत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिया, 2 4 6 8 10, ये कुछ आंकड़े मैं आपको दिया और मैं बोला इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात करो, इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालो। तो आपका प्रश्न होगा सर किसके थ्रू निकालूं, मेरे पास 3 तरीके हैं, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, तो मैं किसके थ्रू इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालूं? तो मैं बोला माध्य के थ्रू निकालो। माध्य मतलब औसत के थ्रू निकालो। तो आप जानते हैं औसत क्या होता है, एकदम बेसिक चल रहा हूं मैं, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो आपने बोला सर निकाल दिया मैंने, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कितना आया, 6। किसके थ्रू निकाला मैंने, माध्य के थ्रू। समझ आ रहा है? मेरा प्रश्न था इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताओ, तो आपने बोला किसके थ्रू बताना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताने के 3 तरीके हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। किसके थ्रू बताऊं? तो मैं बोला माध्य के थ्रू बताओ। तो आप जानते हैं माध्य होता क्या है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो आपने बता दिया माध्य के थ्रू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने बोला माध्यिका के थ्रू बताओ। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि माध्यिका के थ्रू बताओ, मीडियन के थ्रू। तो थोड़ा समझ लो ये माध्यिका क्या होता है, सिलेबस में तो है ही आप लोगों के। माध्यिका क्या होता है, ध्यान से समझना। माध्यिका की परिभाषा क्या है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद, आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में जमाने के बाद मध्य में जो पद आएगा, मिडिल टर्म जो आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा ही यही होती है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, कंपलसरी है जमाना, आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, जमाने के बाद जो मध्य पद आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, माध्यिका। तो मैंने बोला इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्यिका के थ्रू बताओ। तो आपने बोला सर पहले तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ। तो आप बोले सर ऑलरेडी जमे हुए हैं आंकड़े आरोही क्रम में, मध्य पद कौन है, जल्दी से देखो तो 6, तो माध्यिका क्या हो गया, 6। तो इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू कितना आया, 6, और माध्यिका के थ्रू भी कितना आया, 6 आया। यहां तक नोट करिए, फिर आगे बताता हूं। किसी के मन में आ रहा होगा एक और पद अगर होता सर तो फिर क्या करते माध्यिका में, वो सब आएगा, चिंता मत करो, वो सब बात करूंगा मैं। एक रिजल्ट निकालेंगे, देखना क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे यहां से। ऐप में लाइव रहेगा वैशाली। कौन सा प्रैक्टिस शीट बोल रहे हो काजल? समझ आया यहां तक? 2 एग्जांपल और लूंगा, रिजल्ट एक निकलेगा। क्वेश्चंस करेंगे 6-7, उसमें 10-10 सेकंड के प्रश्न रहेंगे। वो वापस से बोल भी रहा हूं, लिखते रहिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आपने बोला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए ही माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग अपन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। तो मैंने बोला जब बहुत सारे आंकड़े आपको दिए रहेंगे तो एक ऐसा आंकड़ा फाइंड करना जिसके इर्द गिर्द ये सारे आंकड़े घूमेंगे, उसी एक आंकड़े को आप बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। उसी एक आंकड़े को निकालने के लिए इनका उपयोग करते हैं अपन।
तो सबसे पहले मैंने बोला इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताओ, तो आपने बोला किसके थ्रू, मैंने बोला माध्य के थ्रू। आपने बता दिया सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। आप चाहते तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के भी 6 प्राप्त कर सकते थे। मैंने बोला माध्यिका के थ्रू बताओ, तो आपने बोला माध्यिका क्या होता है, आंकड़ों को पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ। आपने बोला जमा हुआ है, मध्य पद को उठा लो, मध्य पद क्या है 6, माध्यिका हो गया 6। माध्यिका का मतलब ही क्या होता है, मध्य पद। नाम से देखो ना, माध्यिका मतलब मध्य पद, मीडियन मतलब मिडिल टर्म, लेकिन कंपलसरी है ये काम करना। लिखे यहां तक। अगला एग्जांपल देखो। इस बार मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया 2 4 6 8 10 12, ये दिया एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 12, ये दिया मैंने। अगला प्रश्न, ये कुछ आंकड़े मैंने आपको दिए, मैंने बोला इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताओ। तो फिर से आपका वही प्रश्न, किसके थ्रू बताऊं, तो मैं बोला माध्य मतलब औसत के थ्रू बताओ। तो आपने बोला सभी परिमाणों का योग कर दो ऊपर में और नीचे में परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या कितनी है 6, तो 42/6 कितना आ गया 7। आप चाहें तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। तो इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू आपने क्या बताया, 2 4 6 8 10 12, इनको जोड़ो, डिवाइड बाई 6, 42/6 कितना आया 7। मैं बोला माध्यिका के थ्रू बताओ, मीडियन के थ्रू। तो आपने बोला सर इस बार पदों की संख्या सम है। ध्यान से समझना, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। पदों की संख्या अगर विषम होगी तो बीच में एक ही पद होगा। ये तो समझ आता है ना यार। पदों की संख्या अगर विषम है, 5 बच्चे अगर बैठे हैं तो बीच में एक ही बच्चा रहेगा। 6 बच्चे अगर बैठे हैं तो बीच में कितने बच्चे रहेंगे, 2। पदों की संख्या अगर विषम है तो बीच में एक ही पद आएगा, और पदों की संख्या अगर सम है तो बीच में 2 पद आएंगे। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। यहां पर पदों की संख्या 5 है, देखो ना, तो बीच में एक ही पद आ रहा है। यहां पर पदों की संख्या 6 है तो बीच में 2 ठो पद आ रहे हैं। तो बीच में अगर 2 ठो पद आएंगे तो माध्यिका कैसे बताएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, माध्यिका मिल जाएगा। समझ आ रहा है। बीच में अगर एक ही पद है मतलब वही माध्यिका, अगर बीच में 2 पद हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मतलब उन दोनों का माध्य निकालेंगे, वही माध्यिका कहलाएगा। नोट करिए फिलहाल इसको। या तो बीच में एक ही पद आएगा या तो बीच में 2 पद आएंगे, 3 पद तो बीच में आ नहीं सकते। या तो बीच में एक पद आएगा, सीधे सीधे वही माध्यिका। बीच में अगर 2 पद आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। कहने का मतलब इन दोनों का भी मीन कहलाएगा मीडियन। तो इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू 6, माध्यिका के थ्रू भी 6। इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू 7 और माध्यिका के थ्रू भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लिखे यहां तक। अब एक और एग्जांपल देखिए। देखिए एक और एग्जांपल, ये कुछ आंकड़े फिर से मैं लिया 31, 37, 41, 43, 47। ये कुछ आंकड़े फिर से मैं लिया आपके सामने। मैं बोला इस बार इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताओ। तो फिर से वही प्रश्न आपका, माध्य के थ्रू बताते हैं पहले तो माध्य के थ्रू बताने के लिए आपने क्या किया, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। जोड़िए इसको, जोड़ने पे 199 आएगा, जोड़ लीजिएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 39.8 आएगा, ये कर लीजिएगा। तो इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू कितना आया, 39.8। मैंने बोला माध्यिका के थ्रू निकालो, माध्यिका के थ्रू। तो माध्यिका के थ्रू निकालेंगे तो क्या आएगा 41। माध्यिका क्या है, मध्य पद, उसको माध्य से कोई लेना देना नहीं है भाई। माध्य अपना अलग चीज है और माध्यिका अपना अलग चीज है। तो इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू 39.8 आया और माध्यिका के थ्रू कितना आया 41। लिखिए इसको भी। ऐसा नहीं कि हमेशा माध्य और माध्यिका सेम ही आएंगे, वही तो रिजल्ट देखना है अपन को। माध्य अलग चीज है और माध्यिका अलग चीज है। अब इसको व्यवहारिक तौर पे भी जोड़ के समझाऊंगा कि इसको अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है। जब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बता रहे हैं तो तीनों को काहे पढ़ना, किसी एक ही को पढ़वा देते। 3 चीजें क्यों पढ़नी पड़ती है, ये थोड़ा सा व्यवहारिक चीजें समझाऊंगा आपको। इंटरव्यू में पूछा गया था इस प्रश्न को मेरे से, यही के इंटरव्यू में।
माध्य माध्यिका बहुलक, बताऊंगा क्या था वो। हो गया, लिखे यहां तक। 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, देख सकते हैं। माध्य क्या होता है आप जानते ही हैं, माध्य मतलब औसत, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। समांतर श्रेणी में पद है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 भी कर सकते हैं आप। फिलहाल आप ये समझिए माध्य क्या होता है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो माध्य या औसत सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। माध्यिका क्या होता है, तो मैंने आपको बताया आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना कंपलसरी है, जमाने के बाद मध्य पद जो है वही कहलाएगा माध्यिका। इससे पहले मैंने बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए इन तीनों का यूज करते हैं। तो फिलहाल बहुलक को अभी छोड़ दीजिए, माध्य और माध्यिका पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू आपने 6 बताया, माध्यिका के थ्रू भी आपने 6 बताया। इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य के थ्रू 7 बताया आपने, माध्यिका के थ्रू भी 7 बताया। इन आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपने माध्य के थ्रू 39.8 बताया और माध्यिका के थ्रू कितना बताया, 41। तो यहां से एक रिजल्ट आपको समझ में आ रहा होगा, वो रिजल्ट क्या है कि पद जब समांतर श्रेणी में होंगे, ध्यान से समझना, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पद जब समांतर श्रेणी में होंगे तो माध्य कहने का मतलब औसत, इसका वैल्यू माध्यिका के बराबर होगा। इसका जो वैल्यू है ये माध्यिका के बराबर होगा, इसको नोट करिए। देख सकते हैं पद जब समांतर श्रेणी में है तो माध्य का वैल्यू माध्यिका के बराबर आ रहा है। यहां पर पद समांतर श्रेणी में है, माध्य और माध्यिका बराबर। यहां पर पद समांतर श्रेणी में है, माध्य और माध्यिका बराबर। यहां पर पद समांतर श्रेणी में नहीं है तो माध्य अलग आया है और माध्यिका अलग आया है। तो पद समांतर श्रेणी में होंगे तो गारंटीड माध्य और माध्यिका का वैल्यू सेम आएगा, गारंटीड। लिखे यहां तक। तो पद समांतर श्रेणी में होंगे तब माध्य और माध्यिका का वैल्यू गारंटीड सेम आएगा। पहला एग्जांपल देख सकते हैं, समांतर श्रेणी में थे, दोनों का वैल्यू सेम। दूसरा एग्जांपल समांतर श्रेणी में था, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। बढ़ूं आगे, अब देखना कितना फायदा होगा आपको। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकालो। मान लो मैंने आपको यह प्रश्न दिया, आप सीधे औसत कितना बोल दोगे, 6। सीधे औसत कितना बोल दोगे, 6। बीच वाले पद को उठा के सीधे औसत बोल देना। समझ पा रहे हैं, बीच वाले पद को उठा के सीधे आपने औसत बोल दिया। एक्चुअल में बीच वाला पद क्या कहलाता है, माध्यिका। एक्चुअल में बीच वाला पद कहलाता है माध्यिका। बचपन से कभी ऐसा नहीं सिखाए हैं कि बीच वाला पद बराबर माध्य, बीच वाला पद बराबर औसत, ऐसा कभी नहीं बताया है कोई। बीच वाला पद एक्चुअल में कहलाता है माध्यिका, लेकिन पद समांतर श्रेणी में थे तो जो माध्यिका है वही निश्चित तौर पे क्या आएगा, इसका माध्य आएगा। समझ पा रहे हैं, आप एक्चुअल में बता रहे हैं क्या, माध्यिका। आपने बोला 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताओ, मैंने सीधे बोला बीच वाला पद उठा लो, वही आंसर होगा। तो एक्चुअल में जो बीच वाला पद मैंने उठाया है वो एक्चुअल में इन पदों का क्या है, माध्यिका है। लेकिन पद समांतर श्रेणी में थे तो जो माध्यिका का वैल्यू है वही किसका वैल्यू होगा, माध्य कहने का मतलब औसत का। समझ पा रहे हैं। तो औसत निकालने के मैं 3 तरीके अब लिख रहा हूं, इन्हीं पे काम करना है। पहला तरीका जो कि सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। कहां से फॉर्मूला बना, तो परिभाषा से बना है, कल समझाया था इसको। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। दूसरा तरीका औसत का अपन ने क्या देखा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। इसके लिए कंडीशन है पद समांतर श्रेणी में होंगे तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तीसरा तरीका आपने क्या देखा औसत निकालने का, सीधे बीच वाले पद को ही औसत बोल दो। सीधे बीच वाले पद को ही औसत बोल दो, सीधे सीधे बीच वाले पद को ही औसत बोल दो। ये कब बोलेंगे, जब पद होंगे समांतर श्रेणी में। जब पद होंगे समांतर श्रेणी में, पद समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में, तभी बीच वाले पद को औसत बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में बीच वाला पद क्या होता है, माध्यिका, और पद समांतर श्रेणी में होने की वजह से माध्यिका का मान हमेशा माध्य कहने का मतलब औसत के बराबर आता है।
ये 3 तरीके हैं आपके पास, नोट कर लीजिए, करना चाहेंगे तो, बाकी पहले भी लिख चुके हैं ये। बन जाएगा, ये समझ आया? तो बीच वाले पद को अपन औसत बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? जब पद होंगे समांतर श्रेणी में। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बीच वाला पद एक्चुअल में माध्यिका कहलाता है। बीच वाला पद डेफिनेशन है माध्यिका का, माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद। लेकिन समांतर श्रेणी में पद अगर हैं तो अपन ने नोटिस किया, अपन ने प्रूफ किया कि माध्यिका का मान हमेशा माध्य के बराबर आए। पद अगर समांतर श्रेणी में नहीं है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल था, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल था 31, 37, 41, 43, 47, ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था, क्या यहाँ पे पद समांतर श्रेणी में है? क्या नहीं है ना? डिफरेंस कितना आ रहा है? 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया? 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो पद समांतर श्रेणी में नहीं है। और पद अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो औसत निकालने का फिर एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका। पद अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपके पास औसत निकालने का एकमात्र तरीका यही है, बस कोई और तरीका नहीं है औसत निकालने का। पद अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो औसत निकालने का एकमात्र तरीका यही है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, और कोई तरीका नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? ये 2 तरीके ऑल्टरनेट आपके पास चॉइस में आ गए हैं, लेकिन कब? जब पद होंगे समांतर श्रेणी में। बीच वाले पद को सीधे औसत बोलना, एक्चुअल में बीच वाला पद माध्यिका होता है, लेकिन समांतर श्रेणी में माध्यिका का जो मान है वही मान औसत या माध्यिका प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन लिखो इसमें अब। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं माध्य माध्यिका बहुलक? बताओ। 3 चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? एई के इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, ये एई का इंटरव्यू 2016 वाला शायद था, 2016-17 वाला, वहां पर पूछा गया था मेरे से। सीजीपीएससी ही लेता है एई का इंटरव्यू, सीजीपीएससी का ही एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, वहां पर पूछा गया था क्यों पढ़ा जाता है माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों को काहे पढ़ते हैं, तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है? जब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप दे रहे हैं, तीनों ही तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप दे रहे हैं। मैंने बोला ना कि तीनों का यूज कहां होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। तो फिर तीनों को पढ़ने का क्या मतलब है? किसी एक को काहे नहीं पढ़ लेते हैं? चलो, कोई बच्चा आपसे पूछ लिया है, क्या जवाब देंगे उसको? निकालेंगे ना तो उससे एक मतलब एक मिड पॉइंट निकलेगा, और माध्यिका में क्या निकलेगा? माध्यिका में भी मिड पॉइंट निकलता है, लेकिन माध्यिका का यूज करते हैं ना तो एक एक्चुअल वैल्यू निकलता है, और औसत में ना मतलब बताइए, कौन बताना चाहता है? माध्यिका में जो वैल्यू रहता है उसके आसपास थोड़ा तो ठीक जा रहे हैं, थोड़ा ठीक जा रहे हैं, और थोड़ा सोचिए, थोड़ा ठीक जा रहे हैं। ठीक है, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक है। देखो, 9वीं का बुक पढ़ेंगे ना तो आपको वहां पे पूरा ऐसा एग्जाम्पल लिख करके समझाया है। 9वीं का बुक देखना उठा करके, सीजी बोर्ड का देखना, सीबीएसई बोर्ड का देखना, वहां पर ऐसा एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो आप लोगों की जो हाइट है, हाइट, इसमें मेरे को क्या चाहिए? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोगों की हाइट में, समझ पा रहे हैं? आप लोगों की जो हाइट है, मेरे को नहीं पता किसका हाइट कितना है, आप लोगों की हाइट में मेरे को क्या चाहिए? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चाहिए। टास्क दिया मैंने, चलो किसी को निकालो। कितना बड़ा टास्क हो गया ये तो। मैंने बोला आप लोगों की हाइट में, ऊंचाई में मेरे को क्या चाहिए? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप चाहिए। आप बोले सर माध्य के थ्रू निकालते हैं, चलो। अब माध्य के थ्रू निकालने के लिए मेरे को करना क्या क्या पड़ेगा? सोचिए। सबसे पहले तो मेरे को इंची टेप लाना पड़ेगा और सबकी हाइट को मेरे को मापना पड़ेगा, सबकी हाइट को, यही तो करना पड़ेगा ना।
सबकी हाइट मापनी पड़ेगी, किसी का 162 सेंटीमीटर, किसी का 150 सेंटीमीटर, किसी का 145 सेंटीमीटर, किसी का 152 सेंटीमीटर, ऐसा अलग अलग हाइट आएगा। फिर क्या करेंगे, उन सारी हाइट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई बच्चों की संख्या, यही होगा ना। मिल गया मेरे को सारे बच्चों की हाइट का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, किसके थ्रू, माध्य के थ्रू। कितना बड़ा टास्क हो गया, देखो कितना बड़ा टास्क है। सारे बच्चों की हाइट को मेजर कर रहा हूं मैं, सारे बच्चों की हाइट को मेजर किया, फिर सबका टोटल किया, डिवाइड बाई बच्चों की संख्या। बहुत बड़ा टास्क हो गया। माध्यिका में बहुत आसान हो गया टास्क। कैसे आसान हो गया माध्यिका में, बच्चों को बोला कि आरोही क्रम में खड़े हो जाओ अपनी हाइट के, तो बच्चे अपने हाइट के आरोही क्रम में खड़े हो गए, ऐसा करके पूरे ऐसा खड़े हो गए आरोही क्रम में। बीच वाले बच्चे को अलग कर दिया, उसकी हाइट को माप लिया, वही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, किसके थ्रू, माध्यिका के थ्रू। मैक्सिमम 2 बच्चे की हाइट मापनी पड़ेगी मेरे को। अगर बच्चों की संख्या विषम है तो एक ही बच्चे की हाइट मापूंगा, और बच्चों की संख्या सम है तो 2 बच्चों की हाइट मापूंगा, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2। और बच्चों की संख्या अगर विषम है तो एक ही बच्चे को अलग करूंगा, उसकी हाइट मापूंगा, वही क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। समझ पा रहे हैं बात को। तो कितना कम काम हो गया देखो। माध्यिका में या तो 1 या तो 2 बच्चों की हाइट मापनी पड़ी मेरे को, लेकिन माध्य में सारे बच्चों की हाइट मेरे को मापनी पड़ी। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, बहुलक का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। तो अब मैं जब आप लोगों को आरोही क्रम में खड़े करूंगा तो सेम हाइट वाले बच्चे मिल रहे होंगे मेरे को, तो जिस डेटा की आवृत्ति सबसे ज्यादा, उसी को क्या बोलता हूं मैं, बहुलक। मान लो 162 सेंटीमीटर, जैसे ऐसे खड़े कर रहा हूं मैं, तो इस प्रकार से मान लो ऐसा आ गया, देखो इस प्रकार से आ गया कुछ, बच्चे को ऐसे खड़े किया, मतलब ये सेम हाइट वाले बच्चे हैं ना, तो इसी में से किसी एक बच्चे को अलग करके इसका हाइट माप लूंगा, यही क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसके थ्रू, बहुलक के थ्रू। समझ आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में, कहीं पे माध्य ज्यादा उपयोगी होता है, कहीं पे माध्यिका, कहीं पे बहुलक। बहुलक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुलक का बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। बहुलक बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते आप। जैसे मान लो मैं यहां पर ऐसा बोल दिया 2 3 3 4 4 5 6 7, इसका बहुलक बताओ, नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि 3 भी 2 बार आ गया और 4 भी 2 बार, बहुलक नहीं बता पाएंगे आप इसका। 1 4 को हटा दूं तब बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 2 बार, 4 भी 2 बार, दोनों की आवृत्ति मैक्सिमम है 2 बार, तो बहुलक बता ही नहीं पाऊंगा। ये समस्या है बहुलक को लेकर के। तो बहुलक ज्यादा पढ़ते ही नहीं आप, बहुलक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। समझ आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं में अलग अलग जगह पे कभी माध्य ज्यादा उपयोगी, कभी माध्यिका ज्यादा उपयोगी, इसीलिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है इनका। समझ पा रहे हैं। उस समय मेरे को इतना अच्छा आंसर देना नहीं आता था उस समय मैं आप ही लोगों के जैसा दे रहा था। 2015-16 के आसपास की बात थी शायद। वो टेक्निकल पूरा आता है, एक पेपर में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आता है। एक पेपर पूरा टेक्निकल आता है, जो आपने इंजीनियरिंग के 4 साल बिताए हैं, पूरा वही देना होता है। तो उस समय इतना अच्छा आंसर देना नहीं आता था। ये तो बाद में जब पढ़ाना चालू किया तब चीजें ये सब पढ़ पढ़ के समझ में आई है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था, माध्य माध्यिका बहुलक में क्या डिफरेंस है, क्यों आप पढ़ते हैं तीनों को अलग अलग, जबकि तीनों एक ही जानकारी बताते हैं। बन जाएगा, याद रहेगा रिजल्ट ये। तो समांतर श्रेणी में अगर पद हैं, समांतर श्रेणी में अगर पद हैं, तो सीधे सीधे बीच वाले पद को ही औसत बोल देना। एक्चुअल में बीच वाला पद माध्यिका होता है, लेकिन पद समांतर श्रेणी में होने की वजह से माध्यिका का मान माध्य या औसत के बराबर आता है। चलो पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें। अब अच्छे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत आसान है। लिखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, 61। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जल्दी बोलो। ठीक, 65। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऐसे क्वेश्चंस भरपूर आए हुए हैं, देखना, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, कोई भी एग्जाम उठा लो। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, the average of 5 consecutive odd numbers is 61. Find the largest of these numbers. Find the largest of these numbers.
The average of 5 consecutive odd numbers is 61. Then find the largest of these numbers. आया 65। सोच पा रहे हैं कारण इसके पीछे का? कारण को सोचिए, कारण क्या है 65 आने का, वो इंपॉर्टेंट है। आंसर तो 10 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों आ रहा है 65। सोचिए थोड़ा बैठ के। ऑनलाइन में आ रहा है क्या आप लोग का? कीर्ति ठीक, 65। रोशन, राधिका, दीप, स्वाति वर्मा ठीक है, 65 ठीक। सोच पा रहे हैं क्यों आ रहा है 65? क्या कारण है बताओ? बताओ 65 क्यों आ रहा है? आपका नहीं आया क्या? 65 नहीं आया क्या? एक्सप्लेन करना भी सीखो, शिक्षक बनने वाले हो आप लोग। एक्सप्लेन करना भी सीखो। 65 क्यों आ रहा है बताओ? ठीक है, सोच पा रहे हो क्या? पहली बात, ये क्रमागत वर्ड जोड़ दिया है तभी उत्तर आ रहा है। क्रमागत वर्ड जोड़ता ही नहीं तो आप इसका उत्तर बता ही नहीं पाते। फिर 5 क्रमागत, ध्यान से समझना, क्रमागत सम संख्या बोले 6-7 प्रश्न लूंगा अभी। महिला पर्यवेक्षक में आया था, सहकारिता के एग्जाम में आया था, 10-10 सेकंड का काम है, सीजीपीएससी प्री में आया था। क्रमागत सम संख्या बोले, क्रमागत विषम संख्या बोले, कुछ नहीं बोलेगा तो प्राकृत ले लेना अपने मन से। बस क्रमागत संख्या बोला तो प्राकृत ले लेना। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्रमागत सम संख्या बोले, विषम संख्या बोले, प्राकृत संख्या बोले, ये हमेशा किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में। ये हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, हमेशा। क्यों होंगे? क्योंकि क्रम से आप सम संख्या लिखो, ये देखो, क्रम से आप सम संख्या लिखो, क्रम से आप विषम संख्या लिखो, क्रम से आप प्राकृत संख्या लिखो। ऐसा नहीं कि शुरू से ही लिखना है आपको। क्रमागत का मतलब क्रम से होना चाहिए। अब वो कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन क्रम से होना चाहिए। 2 ठो क्रम से सम संख्या लिखो ना, 2 ठो क्रम से सम संख्या, अंतर कितने का आएगा? 2 का ही आएगा। 2 ठो क्रम से विषम संख्या लिखो, अंतर कितने का आएगा? 2 का। 2 ठो क्रम से प्राकृत संख्या लिखो, अंतर कितने का आएगा? 1 का। क्रमागत सम संख्या बोला, विषम संख्या बोला, कुछ नहीं बोला तो प्राकृत लेना। ये हमेशा किसमें बैठेंगे? समांतर श्रेणी में। तो यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। मुझे नहीं पता कि वो 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, वही तो पता करनी है। ऐसा थोड़ी कि शुरू की 5 लेना है। शुरू की 5 का औसत तो क्या निकलेगा? 5। तो मेरे को पता ही नहीं है कि वो 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं। मैं ऐसे 5 बॉक्सेस बना लिया, मेरे को नहीं पता कि ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं। वही तो पता करना है, वही तो टास्क है। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन ये गारंटीड पता है कि ये पांचों किसमें हैं? समांतर श्रेणी में। ये गारंटीड पता है कि ये पांचों किसमें हैं? समांतर श्रेणी में। कहीं से भी आप 5 ठो क्रम से विषम संख्या लिखो ना, ये देखो, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। प्रथम 5 थोड़ी बोला यार, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, वो कोई भी 5 हो सकती हैं। जैसे ये देखो 43, 45, 47, 49, 51, ये देखो कोई भी 5 लिखो। जैसे 91, 93, 95, 97, 99, कोई भी 5 क्रम से विषम संख्या लिखो, वो हमेशा आपको समांतर श्रेणी में बनती हुई दिखाई देंगी। तो यहां पर मुझे पता नहीं है कि वो 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, तो मैं 5 बॉक्सेस बना लिया, लेकिन यह पता है कि ये पांचों किसमें हैं? समांतर श्रेणी में। इन पांचों का औसत कितना दिया है? 61। चूंकि ये पांचों समांतर श्रेणी में हैं, औसत 61 दिया है, तो इसी को मैं क्या नाम दे सकता हूं? माध्यिका। औसत और माध्यिका सेम होंगे क्योंकि पद किसमें है? समांतर श्रेणी में। तो इन पांचों का औसत दिया था 61, लेकिन मुझे पता है कि ये पांचों समांतर श्रेणी में है, तो इनका औसत को ही मैं क्या बोल दिया? इनका माध्यिका। माध्यिका मतलब इनका मध्य पद कितना दिया है? 61। इन पांचों का माध्यिका देने का मतलब इन पांचों का मध्य पद कितना दिया है? 61। इसका मतलब मध्य पद अगर मेरे को पता है, देखो माध्यिका पता है मतलब मध्य पद पता है। और माध्यिका कैसे पता है सर? हमको तो औसत दिया था। चूंकि पद समांतर श्रेणी में है तो औसत बोलो या माध्यिका बोलो, बात एक ही है। तो इन पांचों का मध्य पद मेरे को पता है 61। अब मध्य पद पता है तो आगे वाला पद क्या होगा? 63 और 65। पीछे वाला क्या होगा?
59 और 57, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है तो 61 के आगे 63 और 65, पीछे 59 और 57। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा कौन है? 65। ये करना है बस आपको। भरपूर प्रश्न मिलेंगे इस वैरायटी के आपको। ये सब एक्स वगैरह मान के बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न बताऊंगा मैं, लेकिन ये एक्स वगैरह मान के ये बनाने बैठेंगे ना तो फिर 70 छोड़ो 40 भी नहीं बनेंगे 1.5 घंटे 2 घंटे में। वो एक्स वगैरह मान के बताऊंगा मैं एक प्रश्न को कि एक्स एक्स प्लस 2। तो क्वेश्चन कहीं नहीं लिखे थे, मैं तो 6 बार बोला था क्वेश्चन को। नहीं सर, मतलब सबसे बड़ी संख्या योग संख्याओं का योग, तो कहाँ से 65? तो आप अपना उत्तर बताते फिर योग का उत्तर बताते फिर आप अपना, बन जाएगा। समझ आ रहा है? देखो ऐसा भी बोल सकते हो, समांतर श्रेणी में औसत मतलब क्या? मध्य पद। समांतर श्रेणी में औसत मतलब मध्य पद। चूंकि पद समांतर श्रेणी में है, औसत देने का मतलब क्या दे दिया आपको? मध्य पद। अपन पढ़े हैं ना, औसत मतलब मध्य पद। कब? पद समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये पद समांतर श्रेणी में है, कैसे पता चला? क्रमागत है, क्योंकि विषम संख्याएं। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में औसत दिया है, इनका औसत देने का मतलब इनका मध्य पद दे दिया है मेरे को। कितना? 61। मध्य पद 61, तो आगे वाला 63 65, पीछे वाला 59 और 57। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। एक्स मान के बताऊंगा एक प्रश्न कैसे बनना है, लेकिन वो सब नहीं करना है आपको। ये कोई शॉर्टकट ट्रिक थोड़ी है यार, ये पूरा प्रोसीजर ही तो है, पूरा कंसेप्ट ही तो है। कोई ऐसा थोड़ी कि शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, रटवाने वाला काम थोड़ी है ये। लिखो अगला। लिखो, सहकारिता में अपेक्स बैंक में आया था ये प्रश्न। लिखेंगे 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। 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 तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? The average of 7 consecutive natural numbers is 20. The average of 7 consecutive natural numbers is 20. Find the largest of these numbers. 23 आ रहा है? 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बन जाएगा ना? क्रमागत सम संख्या बोले, क्रमागत विषम संख्या बोले, क्रमागत प्राकृत संख्या बोले, 7 ठो क्रम से प्राकृत संख्या, ये हमेशा किसमें होगा? समांतर श्रेणी। 7 ठो क्रम से प्राकृत संख्या, ये हमेशा समांतर श्रेणी में होगा। तो 7 बॉक्सेस बना लिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि वो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या हैं, इसीलिए मैं 7 बॉक्सेस बना लिया। इस प्रकार से 7 बॉक्सेस बना लिया। ये 7 संख्याएं हैं, मेरे को नहीं पता फिलहाल ये क्या हैं, लेकिन ये तय है कि ये सातों समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि कहीं से भी 7 ठो क्रम से प्राकृत संख्या लिखने बैठ जाओ, समांतर श्रेणी में रहेंगे। अब इन सातों का औसत दिया है 20। औसत मतलब मध्य पद आपको दे दिया है। मध्य पद डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समांतर श्रेणी में औसत का मतलब ही मध्य पद होता है। तो ये मध्य पद दिया है 20। तो आगे वाली प्राकृत संख्या 21 22 23, पीछे वाली क्या हो जाएगी? 19 18 17। सबसे बड़ा क्या होगा? 23। ये सहकारिता के एग्जाम में पूछा गया था, व्यापम ने पूछा था अपेक्स बैंक वाले में। अगला क्वेश्चन लिखो, पीएससी प्री का लिखो क्वेश्चन एक। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जिनका औसत 23 है। जिनका औसत 23 है। तो ए तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें। जिनका औसत 23 है, तो ए तथा ई का प्रोडक्ट गुणनफल। तो ए तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें। तो ए तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें।
ठीक है, जो भी आ रहा होगा बनाइए, सिंपल सा है। ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स whose average is 23. Then find the product of A and E. Then find the product of A and E. CGPSC प्री में पूछा गया था इसको। Then find the product of A and E. आ गया 513। आ गया 513। फटाफट बनाओ यार, 3 प्रश्न और बचे हैं। कुछ फॉर्मूलों पर भी प्रश्न आते हैं, फिर ऐसे फॉर्मूले याद हैं क्या, कुछ देखे हैं क्या कभी? इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, जानते हैं क्या कोई? पटवारी 2022 में आया था इधर से प्रश्न। इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, सम क्या होगा? हाँ ऐसा पटवारी में प्रश्न आया था 2022 में, बताऊंगा इसको। ये वाला थोड़ा सा बचे रहेगा सेगमेंट, बताऊंगा। ये योग का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है। बताऊंगा। वहां से पटवारी 2022 में एक प्रश्न पूछा था व्यापम ने, औसत का पूछा था। मैं ये योग का फॉर्मूला पूछ रहा था, प्रश्न औसत का था। समांतर श्रेणी में डेटा अगर मिलता है तो बहुत आसान हो जा रहा है काम अपना। समांतर श्रेणी में डेटा अगर मिल रहा है तो अपने पास बहुत सारा चॉइस है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, बीच वाला पद, समझ आ रहा है? बहुत सारा चॉइस है अपने पास। फिलहाल ये वाला प्रश्न बना, ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ये पांचों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, मतलब गारंटीड किसमें है? समांतर श्रेणी में। गारंटीड समांतर श्रेणी में है ये। 5 ठो क्रम से विषम संख्या अगर लिख रहे हो आप, 5 ठो क्रम से विषम संख्या अगर लिख रहे हो तो गारंटीड ये पांचों समांतर श्रेणी में हैं। अब इन पांचों का औसत दिया है 23। औसत मतलब सीधे सीधे बोलो मध्य पद कितना दिया है? 23। तो इन पांचों का मध्य पद दिया है 23, मतलब सी दिया है 23। तो आगे वाला क्या होगा? 25 और 27, पीछे वाला 21 और 19। तो ए मतलब 19, ई मतलब 27, कितना आ रहा है? 513। ये गुणा कर लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। चलो देखो, अब यहां पे एक पॉइंट जो बता रहा था मैं आपको, देखिए एक बार इसको। देखिए यहां पर एक पॉइंट जो आपको बता रहा था मैं कि पदों की संख्या सम हो जाएगी तो बीच में कितने पद आएंगे? 2 पद। पदों की संख्या सम हो जाएगी, पदों की संख्या विषम है तो लफड़ा नहीं है, बीच में एक ही पद आता है, वही माध्यिका। समांतर श्रेणी में है तो वही औसत भी कहलाता है। पदों की संख्या जब सम हो जाती है, कितने पद हैं? 6, तो बीच में 2 पद आ रहे हैं, 2 पद। तो इस केस में माध्यिका कैसे बताए थे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए थे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, उतना भी मत करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बीच में कौन कौन आ रहे हैं? 6 और 8। 6 और 8 के भी ठीक बीच में कौन होगा? 7। सीधे ऐसा बोलना, समझ आ रहा है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में 6 और 8, 6 और 8 के भी ठीक बीच में कौन होगा? 7 होगा। अब एक बात यहां पर यह समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास पद हैं 5, ध्यान से समझना इस बात को, मेरे पास पद हैं 5, पद है मेरे पास 5, तो माध्यिका कौन सा पद होगा? ये वाला होगा। मतलब पदों की संख्या 5 है तो माध्यिका इन्हीं पांचों में से कोई एक पद होगा, और वो पद कौन सा होगा? ये वाला, तीसरा होगा। लेकिन पदों की संख्या मान लो 6 है, पदों की संख्या मान लो 6 है, तो इन 6 में से कोई भी पद माध्यिका नहीं होगा। इन 6 में से कोई भी पद माध्यिका नहीं होगा। इन दोनों के बीच में एक नया नंबर आएगा, वो होगा माध्यिका। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद आपको मिल जाएगा, मतलब इन्हीं पदों में से एक पद माध्यिका बनेगा, ये वाला। लेकिन पदों की संख्या अगर सम है तो इनमें से कोई भी पद डायरेक्ट माध्यिका नहीं बनेगा, माध्यिका एक नया नंबर बनेगा, इन दोनों के भी ठीक बीच वाला। जैसे इससे पहले के प्रश्नों को देखिए, इन 2 प्रश्नों को देखिए इससे पहले के। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ये देखो, ये है माध्यिका,
इससे पहले के प्रश्न को देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ये देखिए ये है माध्यिका। दिया था 61, यही वाला है 61। दिया था 20, यही वाला है 20। इसके बाद देख सकते हैं दिया था 23, यही वाला क्या है 23 है। तो पदों की संख्या अगर विषम है तो इन्हीं में से ये वाला पद बन जाएगा माध्यिका, लेकिन पदों की संख्या सम है तो इनमें से कोई भी माध्यिका नहीं बनेगा। इन दोनों के ठीक बीच में एक नया पद जनरेट होगा, वो होगा माध्यिका। लिखिए क्वेश्चन। ठीक है काजल, वो 2n+1 होगा, n+2 लिखे हैं जो, ये फॉर्मूला आगे चल के आएगा, मत परेशान हो इसमें। पटवारी में ये प्रश्न आया था इसीलिए मैंने लिख दिया था फॉर्मूला ऐसा, आगे चल के बताऊंगा कहां से आया है, क्या है ये फॉर्मूला, लिखेंगे। पीएससी प्री का ही क्वेश्चन है, लिखिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सिंपल सा ही प्रश्न है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक, यही समझा रहा था। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स is 27. Then find the largest of these numbers. Then find the largest of these numbers. आ गया? ठीक, समझ आ रहा? यही समझा रहा था। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 निकाल पा रहे हैं? यही समझा रहा था। 4 ठो क्रम से सम संख्याएं, 4 ठो क्रम से सम संख्याएं, ऑनलाइन वाली जल्दी से बताओ। 4 ठो क्रम से सम संख्याएं, वापस से ये चारों मेरे को नहीं पता क्या हैं, लेकिन जो भी होंगी समांतर श्रेणी में होंगी। 4 पद मेरे को नहीं पता क्या हैं, लेकिन ये पता है कि ये चारों किस में होंगे? समांतर श्रेणी में। ये चारों समांतर श्रेणी में होंगे। अब इन चारों का औसत कितना दिया है? 27। समांतर श्रेणी में औसत दिया है, मतलब मध्य पद क्या दिया है? 27। तो इन चारों का मध्य पद 27 है, तो इन चारों का मध्य पद कहां मिलेगा? इन दोनों के भी ठीक बीच में, ये मिलेगा 27। 27 किसके ठीक बीच में होता है बोलो? 26 और 28 के। तो ये 26 और ये क्या? 28। तो 28 के आगे 30 और 26 के पहले 24। सबसे बड़ा क्या आएगा? 30। बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? यही बात समझा रहा था, ये देखो, यही चीज समझा रहा था आप लोगों को। बन जाएगा? कोई समस्या तो नहीं यहां तक किसी को? अगला क्वेश्चन लिखिए। महिला पर्यवेक्षक में व्यापम ने पूछा था, उसी वैरायटी का एक प्रश्न है। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम जो हुआ था 2023 में, वहां पर व्यापम ने पूछा था। वो अगला प्रश्न रहेगा, लेकिन उसी वैरायटी का प्रश्न दे रहा हूं। लिखेंगे। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। n 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि अगली 2, इफ नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत n से कितना अधिक होगा? n से कितना अधिक होगा? अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत n से कितना अधिक होगा? सेम ऐसा ही प्रश्न आया था महिला पर्यवेक्षक में। 8 नंबर का ऐसा प्रश्न आया था सीजीपीएससी मेंस में, सोचो 2018 में।
सेम ऐसा ही प्रश्न, थोड़ा सा एक आध लाइन और ऐड किया था। 8 नंबर का प्रश्न था मेंस सीजीपीएससी, महिला पर्यवेक्षक में सेम ऐसा प्रश्न था। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो अभी 9 प्राकृत संख्याओं का औसत n से कितना अधिक होगा। ये ऑप्शंस हैं, एक आ रहा है क्या? 1, 1.5, 2, कितना आएगा? सोचो बाकी लोग कितना आएगा। तो अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत n से कितना अधिक होगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, देखो 10-10 सेकंड लग रहे हैं बनाने में ऐसे प्रश्नों को। पहला सेगमेंट जो है इसका आसान है औसत का, सेकंड वाले में थोड़ा सा वेरिएशन बहुत आएगा, है आसान वो भी लेकिन वेरिएशन बहुत है वहां पर। औसत से कथन कारण के प्रश्न नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। औसत में कुछ बन ही नहीं सकते, नंबर से बनते हैं, जो बता रहा था, परिमेय अपरिमेय संख्या को लेकर के बनते हैं, इधर से नहीं बनेंगे यार। वी बॉड मास से कथन कारण के प्रश्न नहीं बनेंगे, समझ आ रहा है? वी बॉड मास से भी नहीं बनेंगे कथन कारण के प्रश्न। वी बॉड मास में क्या ही बनाएगा यार। आ गया? सोच पा रहे हैं सभी लोग? एक आ रहा है क्या? n से कितना अधिक होगा बोल रहा है, n से कितना अधिक होगा। 10 सेकंड और ले लो। आप लोग आए पीछे एक, यहां पर बोल रहा है अननोन डेटा, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है, अननोन डेटा बोला है। अपने मन से कोई भी 7 क्रमागत प्राकृत संख्या ले लो यार, काहे के लिए n वगैरह मानना, काहे के लिए n, n+1, n+2, n-1, n-2, काहे के लिए इतना लफड़ा पालना यार। अननोन डेटा बोल रहा है ना, तो अपने मन से 7 ठो क्रमागत प्राकृत संख्या जो मन में आ रहा है ले लो। अब अपने मन में जो आ रहा है ले लो, तो भाई सबसे आसान क्या लोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लिए, 7 ठो। इनका औसत खुद से निकालो कितना आएगा, 4। 3 ठो तरीका है आपके पास, सारे परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, बीच वाला पद। 3 ठो तरीका है, जिससे ठीक लगे उससे निकाल लो। तो इन सातों का औसत कितना आया? 4 आएगा, 4 ना यार। अगला 2 ठो मिला दो, 8 और 9। अगला 2 प्राकृत संख्या 8 और 9 मिला दो। अब इन 9 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा? 5। तो पहले औसत क्या था? 4, अब कितना हो गया? 5। तो पहले अगर n था तो अब n से ज्यादा हो गया। 4 को अगर मैं n के समतुल्य मानूं तो फिर 5 क्या है? n से ज्यादा है। सबसे आसान तरीका यही है इसका। जबरन का n ऐसा बीच में रख के n+1 ये सब मत लफड़ा पालो, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। सीधे बोलो अननोन डेटा है ना सर, तो हम 7 ठो अपने मन से मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ठो क्रमागत प्राकृत संख्या अपने मन से मान लिया। अपने मन से मानना है तो शुरुआत का 7 मानो। अब इनका औसत आप खुद से लिखो, खुद से लिखो इनका औसत। तो सीधे क्या बोलोगे? 4। मध्य पद को उठा लो यार, या फिर प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो भी 4 आएगा, या सबको जोड़ के 7 से भाग दोगे तो भी 4 आएगा। तो कहीं पे मध्य पद उठाने में समस्या आती है ना, तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना, वहां से भी औसत मिल जाता है। तो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत मैंने क्या निकाला? 4। ये किसके समतुल्य है? मान लो n के समतुल्य। अब अगली 2 प्राकृत संख्याओं को मिला दीजिए। अगली 2 प्राकृत संख्याएं क्या क्या? 8 और 9 मिला दीजिए। अब इन 9 संख्याओं का औसत खुद से निकालोगे तो क्या आएगा? 5। सीधे मध्य पद, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो पहले औसत 4 था, 5 हो गया। तो पहले ये n था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? n से ज्यादा बन जाएगा। 4 को अगर मैं n के समतुल्य ले रहा हूं तो 5 क्या है? n से ज्यादा बनेगा। लिखो, महिला पर्यवेक्षक वाले क्वेश्चन को लिखो। तो लास्ट प्रश्न लिखिए आज का, महिला पर्यवेक्षक में जो पूछा गया था, लिखेंगे। देखिए, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। एग्जैक्ट यही प्रश्न था जो दे रहा हूं। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है, m। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है।
यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, तो अब इन आठ प्राकृत संख्याओं का औसत, तो अब इन 8 प्राकृत संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? यही ऑप्शन है। ठीक है, ये पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में। तो अब इन 8 प्राकृत संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? तो अब इन 8 प्राकृत संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, तो अब इन 8 प्राकृत संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? आ गया? ये पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक 2023 में। औसत से 2 ठो प्रश्न आया था, जिसमें एक ठो प्रश्न ये था और एक ठो प्रश्न सेकंड वैरायटी पे आधारित था। 10-10 सेकंड लग रहा है इन प्रश्नों को बनाने में। ऐसे प्रश्न समय बचाएंगे आपका। हो गया? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है, तो अपने मन से 5 ठो क्रमागत प्राकृत संख्या जो मन में आए मान लो। तो सबसे आसान तो यही है, 1 2 3 4 5, यही मान लेता हूं। इनका औसत खुद से निकालेंगे, क्या आएगा बोलो? 3। अब 5 ये जो हैं इनको रहने दो, अगली 3 और मिला लो, मिला लिया। अब इनका औसत खुद से निकालो, कितना आएगा? 4.5 आएगा ना। मध्य पद उठाना है तो मध्य पद में 4 और 5 के ठीक बीच में जो आएगा, लफड़ा होता है मध्य पद देखने में। समांतर श्रेणी में डेटा हो रहा है, मध्य पद देखने में लफड़ा हो रहा है। सीधे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 4.5 आएगा। तो लफड़ा हो रहा है तो आपके पास और चॉइस है कि सर प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दूंगा तो भी तो आ जाएगा। तो 1 और 8 को जोड़ा 9, 9 का आधा 4.5। तो पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4.5। तो पहले 3 को अगर मैं m के कंपैरिजन में ले लूं तो ये m से कितना ज्यादा है? 1.5। तो पहले जो औसत था अब वो 1.5 बढ़ गया है। जो मानना है, सब में आंसर सेम आएगा, सब में आंसर सेम आएगा। तो अननोन डेटा का प्रश्न ऐसे ही बनेगा। ये नहीं बोलेगा औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना अधिक हो जाएगा, ऐसा पूछेगा। कितना हो जाएगा वो तो बता ही नहीं सकते क्योंकि अननोन डेटा है ये। इसीलिए यहां पर पूछेगा कितना अधिक हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, ऐसा पूछेगा। बनेगा यहां तक? तो फर्स्ट वैरायटी में आधे घंटे का काम और बचा है, कल कराऊंगा उसको। आधे घंटे का काम बचा है और ये कुछ फॉर्मूले लिखने हैं मेरे को। इन फॉर्मूलों पर प्रश्न आए हैं, इनको डील करवाना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं इस प्रकार के, इन फॉर्मूलों को लिखेंगे। इसके अलावा अभाज्य संख्या के 1-2 प्रश्न कराने हैं मेरे को। ये पहला सेगमेंट आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। कल सेकंड वाला चालू करेंगे, फिर सेकंड वाले में परिभाषा पे काम चलेगा पूरा। सेकंड वाले में वैरायटी बहुत ज्यादा है, उसमें कोई सीमा ही नहीं है प्रश्नों का। फर्स्ट वाला वैरायटी आसान है, आधे घंटे का काम बचा है, कल कराऊंगा इसको। उसके बाद सेकंड वाले वैरायटी पे काम चालू करेंगे। परसों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये गुरुवार को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा औसत का। कल लास्ट रहेगा प्रियंका मिश्रा। शाम का क्लास जिसको भी आना है आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा 3:30 बजे। समय का ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ब्रांच देखें, जिनको भी आना है ये वाला ब्रांच में आएंगे। नए बच्चे हैं जो नहीं देखे होंगे, लाइब्रेरी वाला ब्रांच में आएंगे। जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी पढ़ना है ज्योमेट्री मेंसुरेशन बाद में कराऊंगा। ऐसा नहीं कि इस बैच में निपटा रहा हूं, भी बाद में फिर चलेगा ये, तो बाद में भी कर सकते हैं आप, बाद में फिर से चलेगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं मंडी वाला, तो वहां पे 5-6 प्रश्न आएंगे। मंडी का जो एग्जाम होने वाला है 26 अप्रैल को, उसमें 5-6 प्रश्न आएंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन से। और आप लोगों के वर्ग 2 में तो 10-10 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न टोटल। बड़ा सेगमेंट है, 25 घंटे का लगभग सेगमेंट है वो मेरे हिसाब से। पढ़ाने वाले 4 घंटे में भी खत्म करते हैं उसको, लेकिन मेरा लगभग 25 घंटा लगता है उसको पढ़ाने में, अभी जितना सेक्शन है उसको मिला करके। क्योंकि पूरा रेखा कोड पढ़ते हैं, बहुभुज पढ़ते हैं, पूरा 2D फिगर्स पूरे पढ़ते हैं, पूरे 3D फिगर्स पूरे पढ़ते हैं आप, थ्योरम्स पढ़ते हैं त्रिभुज को लेकर के, वृत्त को लेकर के, चतुर्भुज को लेकर के, सर्वांग समता समरूपता पढ़ते हैं आप। समझ आ रहा है?
3D फिगर्स पूरे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त 2D फिगर्स में। त्रिभुज में विषम बाहु, समद्विबाहु, समकोण, चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त में अर्धवृत्त, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके चाप की लंबाई, बहुत सारा है, बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। समय लगता है इसमें, सर्वांग समता समरूपता में समय लग जाता है। थ्योरम्स पढ़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अभी सीजीटेट में बहुत सारे प्रश्न आए थ्योरम्स को लेकर के। इस प्रकार का प्रश्न आया है कि यहां से एक टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है स्पर्श रेखा? किसको बोलते हैं स्पर्श रेखा? बताओ तो आप। वृत्त की स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा कर दूं है ये? अरे वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे यह मान लो एक बिंदु है, ऐसा निकाल दिए, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गई है उसी बिंदु से क्या खींच दीजिए? त्रिज्या। तो ये क्या होती है? लंबवत। ऐसा आया था प्रश्न भी, सीजीटेट में आया है। देखे थे क्या कथन कारण का प्रश्न? अरे दिए तो हो ना, कि ऐसी बातों को याद नहीं करते हम लोग। ऐसे पेपर को याद ही नहीं करते हम लोग। ऐसा पेपर था कि वो याद करने लायक पेपर ही नहीं था, कि पहुंचे ही नहीं यहां तक आप लोग। ये सब प्रश्न भी थे क्या? याद नहीं मेरे को कथन कारण क्या है, करा दूंगा उसको, मैं करा दूंगा वो सारे प्रश्न। इस टाइप का एक प्रश्न मैंने देखा था कि थ्योरम पे प्रश्न था कि वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गई है उसी बिंदु से आप क्या खींचे? वृत्त की त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ऐसा एक थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको, इस थ्योरम पे भी प्रश्न बना है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस पे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। समझ आ रहा है? ऐसा थ्योरम एक पढ़े होगे आप। ये चाप पे केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का 2 गुना। पढ़े क्या ऐसा? ये थीटा, तो ये क्या होगा? 2 थीटा। ऐसा पढ़े होंगे। बहुत सारे प्रश्न आए इन थ्योरम्स पे, बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसीलिए बोल रहा हूं कि पढ़ लीजिए, अभी फिर से पढ़िए, बार बार पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि वो याद हो जाए चीजें। इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के समय जो है वो मैच कर पाएंगे आप। देखेंगे, जिनको भी आना है ये बाद में फिर चलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कल से कुछ नए बच्चे आ रहे हैं तो आज ही ज्यामिति क्षेत्रमिति चालू हो गया है, तो ये सब मत सोचिएगा। इसीलिए बोला जिनको आना है आइए, समझाने की जिम्मेदारी तो मेरे पे छोड़ दीजिए। यहाँ भी अगर ज्यामिति क्षेत्रमिति चालू करता तो भी आपको समझ में आ जाता हो, तो समझाने का समझने का जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए, वो मेरा काम है, मैं समझा ही लूंगा वो। जिनको भी आना आ सकते हैं, टाइम का ध्यान रखिएगा। ज्यामिति क्षेत्रमिति दोनों को लेके चलूंगा मैं, दोनों कुछ अलग नहीं होता है। ज्यामिति में रिलेशंस वगैरह पढ़ते हैं आप, एक दूसरे फिगर्स में उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और क्षेत्रमिति में कैलकुलेशन चालू हो जाता है। क्षेत्रमिति में उनका एरिया, उनका पेरीमीटर, उनका वॉल्यूम, ये सब निकालते हैं। तो मैं दोनों को लेके साथ में चलता। ऐप में चलेगा, ठीक है। वहां आना है जिनको भी अटेंड करना है, बाकी यहाँ पे वापस से चलेगा ये क्लास। इसको पढ़ के आइए, कल देखेंगे इसके आगे का, कल इसके आगे का देखेंगे। ये क्लास तो चलेगा ही रेगुलर, वो एक्स्ट्रा चलता है मेरा, उसमें बोल रहा हूँ। इसके आगे देखते हैं।